अक्सर कहा जाता है कि दुनिया सच्ची मोहब्बत को सालों तक याद रखती है। मगर आज हम आपको जिस प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं वो सच्ची तो नहीं थी, फिर भी दुनिया उस प्रेम कहानी को याद करती है। याद करने की वजह इस प्रेम कहानी का खौफनाक होना था। ये इतना खौफनाक था कि इस प्रेम कहानी ने 7 हंसती खेलती जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया था। ये कहानी है शबनम और सलीम की। वही शबनम सलीम जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आखिर शबनम और सलीम की पूरी कहानी क्या है, जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस एक घटना ने चंद दिनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। वो कैसे, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। 14 से 15 अप्रैल 2008 की दरमियानी रात चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहल्ले के अक्सर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। इसी सन्नाटे के बीच रात के लगभग 2 बजे कुछ लोगों को एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर लोगों ने समझा कि शायद ये उनका भरम होगा। मगर जब लोगों ने आवाज की तरफ गौर किया तो पता चला कि ये आवाज इस गांव के सबसे रईस व्यक्ति शौकत अली के घर से आ रही थी। शौकत अली पेशे से कॉलेज में लेक्चरर थे। गांव में इनकी काफी इज्जत थी। इनका घर ही गांव का सबसे आलीशान घर था जो पूरे 9 एकड़ में फैला हुआ था। जब लोगों ने शौकत अली के घर से आती आवाज को सुना तो लोग उठकर उसी घर की तरफ भागने लगे। पास गए तो पता चला कि शौकत अली की बेटी शबनम अली बेतहाशा चिल्लाए जा रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है। इसलिए मामले को समझने के लिए कुछ लोगों ने घर के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही लोग घर के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शबनम ने घर के अंदर आए लोगों को अपने पिता के कमरे की तरफ जाने का इशारा किया। जब लोग कमरे में गए तो देखा कि शौकत अली खून से लथपथ अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। इसके बाद लोग घर के दूसरे हिस्से में भी गए और वहां भी यही नजारा था। घर में मौजूद एक एक शख्स अपने अपने स्थान पर मरा पड़ा था। उस रात एक घर में 8 लोग थे जिसमें से 7 की जान जा चुकी थी। मरने वालों में 55 साल के शौकत अली, 50 साल की शबनम की मां हाशमी, 35 साल के शबनम के बड़े भाई अनीश, शबनम का छोटा भाई राशिद, शबनम की भाभी अंजुम, शबनम की मौसेरी बहन राबिया और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। नजारा देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि ये किसने किया। इस सवाल का कोई सही जवाब दे सकता था तो वो इस घर में अब इकलौती जिंदा बची सदस्य शबनम थी। मगर शबनम की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। शबनम का ये दुख लोगों को तब समझ भी आ रहा था क्योंकि उसने परिवार के 7 सदस्यों को एक पल में खो दिया था। हर कोई शबनम को सांत्वना देने में लगा हुआ था। लोगों ने जब देखा कि 7 लोग दम तोड़ चुके हैं तो आनन फानन में रात के अंधेरे में ही स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर सुनकर पूरे पुलिस महकमे में तहलका मच जाता है। ये खबर इतनी बड़ी थी कि रातों रात इस घटना के बारे में तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार को भी जानकारी दी जाती है। खबर मिलते ही सबसे पहले घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम आती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत और पुलिस फोर्स की मांग की जाती है। अब हालात ये हो जाते हैं कि सुबह सूरज निकलने से पहले बावनखेड़ी गांव में आसपास के 10 थाने की पुलिस फोर्स भर दी जाती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम इस घर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में लोगों ने जब शबनम से पूरे मामले को समझना चाहा तो शबनम बताती है कि वो छत पर सो रही थी, तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए हैं और भाग रहे हैं। शबनम के मुताबिक शायद वो लोग लुटेरे हो सकते हैं जो घर में लूटने की नीयत से घुसे होंगे। शबनम के इस बयान के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि डकैतों ने शौकत अली के घर में डाका डालने के दौरान 7 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थीं। घटना की जानकारी होते ही मायावती तुरंत
परिवार में इकलौती बची शबनम को 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान कर देती हैं। साथ ही यह भी ऐलान किया जाता है कि इस घटना में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मायावती के इस बयान के बावजूद हंगामा शांत नहीं होता है, बल्कि विपक्षी पार्टियां इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाते हुए मायावती को घेरना शुरू कर देती हैं। हालत की गंभीरता को समझते हुए मायावती भी खुद को अमरोहा आने से नहीं रोक पाती हैं। अगले ही दिन हेलीकॉप्टर से वो खुद ही घटनास्थल पर पहुंच जाती हैं। यहां पहुंचकर मायावती शबनम को भरोसा दिलाती हैं कि आरोपियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जैसा कि मायावती ने पहले ही शबनम के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था, इसलिए वो ये मुआवजा यहीं पर देना चाहती थी। मगर इस घटना की जांच कर रहे एक अधिकारी मायावती से गुजारिश करते हैं कि पहले सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी जाए, उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाए। मायावती पुलिस वाले की ये गुजारिश मान लेती हैं। इसके बाद इस घटना की जांच इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पहले क्राइम सीन का अच्छे से मुआयना करते हैं। उसके बाद शबनम से इस घटना के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। शुरुआती कुछ ही देर की पूछताछ के बाद आरपी गुप्ता सवाल उठाते हैं कि जब घर के सभी लोग मर गए तो शबनम अकेले कैसे बच गई। इसका जवाब शबनम ने यह दिया कि वो घर के छत पर थी, इसलिए वो बच गई। मगर अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं। बिस्तर पर किसी तरह का सिलवट का ना होना भी जांच अधिकारियों के मन में शबनम के प्रति संदेह पैदा करता है। फिर भी मामला इतना सेंसिटिव था कि उन्होंने तब शबनम के खिलाफ कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा और अपनी जांच जारी रखी। सबसे पहले सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेजा जाता है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम सभी शव का पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का संघर्ष नहीं किया था। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि गर्दन पर हमला होने से पहले सभी लोग या तो सो रहे थे या फिर बेहोश थे। कहीं इन लोगों को बेहोश तो नहीं किया गया था। इस बात को कंफर्म करने के लिए आगे जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। बहुत जल्द बायोप्सी रिपोर्ट भी आ जाती है। बायोप्सी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले व्यक्ति के शरीर में जहर के अवशेष पाए गए थे। मरने वालों के शरीर में जहर के अवशेष का मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मारने से पहले इन सभी को जहर दिया गया और उसके बाद बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। मगर ऐसा किया किसने? इस सवाल का सटीक जवाब अब कोई दे सकता था तो वो घर में इकलौती बची शबनम थी। अगर शबनम को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए पुलिस वाले सावधानी से अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। कॉल रिकॉर्ड में एक और चौंका देने वाला खुलासा होता है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शबनम ने घटना वाली रात एक नंबर पर 52 बार कॉल किया था। पुलिस ने उस दूसरे नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि वो नंबर कोई सलीम नाम का व्यक्ति यूज कर रहा है। अब सलीम की तलाश शुरू हुई और इधर शबनम से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती जांच में शबनम ने बताया था कि कोई व्यक्ति छत के जरिए घर में आया था और उसी ने घर के सभी सदस्यों की हत्या कर दी। मगर शुरुआती जांच में ही शबनम की ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि जांच में सामने आया कि जो सीढ़ी छत तक जाती थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। ऊपर से छत से जमीन की ऊंचाई 14 फीट थी और दीवार पूरी तरीके से प्लास्टर किया हुआ था। ऐसे में 14 फीट की दीवार को फांद कर छत तक जाना बिना सीढ़ी के किसी के लिए संभव नहीं था। कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद बदमाश बाहर से सीढ़ी लगाकर छत के अंदर आ गए होंगे, मगर कुछ ही देर की जांच के बाद इस दावे को भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर किसी तरह के सीढ़ी के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिल रहे थे। अब तक की पूछताछ में यही निकल कर आया कि शबनम का हर दावा झूठा साबित हो रहा था। पुलिस चाहती तो तुरंत शबनम के साथ सख्ती से पेश आ सकती थी, मगर मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस वाले कोई भी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाने में लगे रहते हैं। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी कि पुलिस को एक मुखबिर जानकारी देता है कि अगर आप इस मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं तो सलीम को उठा लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इस मामले में पहले तो सलीम का नाम तब आया था जब पुलिस ने शबनम का कॉल डिटेल्स निकलवाया था। यह दूसरा मौका था जब किसी ने सलीम का नाम लिया था, इसलिए सलीम से भी पूछताछ शुरू होती है। वैसे सलीम से घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी, मगर कुछ भी संदिग्ध ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। मगर जब एक मुखबिर ने तथा कॉल डिटेल ने कुछ संकेत दिए तो एक बार फिर से 17 अप्रैल को सलीम को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है।
इस बार भी सलीम इधर उधर की कहानी सुनाता रहता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती पर उतर आते हैं तो सलीम की हालत खराब होने लगती है। फिर वो एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सलीम बताता है कि वो सभी हत्या हमने की है। सबूत के तौर पर सलीम पुलिस वालों को वो कुल्हाड़ी भी देता है जिसका इस्तेमाल सलीम ने इन लोगों की हत्या करने में किया था। मगर सलीम ने ऐसा क्यों किया था? जवाब में सलीम बताता है कि उसने ये सब कुछ शबनम के कहने पर किया। शबनम का नाम आते ही एक बार फिर से उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस ने जब शबनम को सलीम के दावों के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि वो सलीम को नहीं जानती और उसने सलीम को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। इस पर पुलिस वालों ने कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शबनम से सवाल किया कि जब तुम सलीम को नहीं जानती तो फिर घटना वाली रात सलीम के नंबर पर तुमने इतनी बार कॉल क्यों किया? इस सवाल का कोई सटीक जवाब शबनम के पास नहीं था। शबनम अब भी कुछ भी सच कबूल करने को तैयार नहीं थी। इस कारण पुलिस वालों ने अब शबनम और सलीम का आमना सामना करवाने का फैसला किया। यहां भी शबनम अलग कहानी सुनाती रहती है। इस पर सलीम शबनम से कहता है कि मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया है, बेहतर है कि तुम भी सब कुछ कबूल कर लो। सलीम की ये बातें सुनकर शबनम अचानक से दहाड़े मारकर रोने लगती है और फिर आखिरकार एक रूह कपा देने वाली सच्चाई को वो कबूल करती है। कई घंटों तक शबनम से पूछताछ होती रहती है और फिर पुलिस की ओर से इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। पुलिस के मुताबिक ये 7 लोगों की हत्या शबनम और सलीम के प्रेम का नतीजा था। पूरी कहानी कुछ यूं थी कि शबनम गांव के सबसे अमीर घराने की बेटी थी। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शबनम का एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था, जबकि दूसरा छोटा भाई एमबीए करके नौकरी में लगा हुआ था। शबनम खुद इंग्लिश और भूगोल विषय में डबल एमए कर चुकी थी। घटना के समय शबनम बतौर शिक्षा मित्र स्कूल में जॉब कर रही थी। शबनम के घर के ठीक बाहर एक लकड़ी कटाई का मिल था। सलीम इस मिल में काम किया करता था। शबनम जब भी बाहर जाती थी तो उसकी नजर अक्सर सलीम पर पड़ती थी। रोज आते जाते शबनम को सलीम अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे वो सलीम से प्यार करने लगती है। मौका मिलते ही एक दिन सलीम से वो अपने प्यार का इजहार करती है। सलीम भी बताता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब बीतते समय के साथ शबनम और सलीम एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी का मन बनाने लगते हैं, मगर यहां कई तरह की दीवार आड़े आ जाती हैं। एक तरफ शबनम का परिवार इलाके का सबसे इज्जतदार और पढ़ा लिखा घराना था। शबनम खुद ही डबल एमए कर चुकी थी, जबकि सलीम 5वीं फेल लकड़ी के मिल में काम करता था। इसके बावजूद शबनम ने घर पर बात करने का फैसला किया। वो अपने पिता से कहती है कि वो सलीम से प्यार करती है और उसी से वो शादी करेगी। शबनम की बातें सुनकर उसके घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं और वो शबनम को समझाना शुरू करते हैं, मगर शबनम किसी की भी बात नहीं मानती है और वो सलीम से शादी करने की जिद पर अड़ी रहती है। कई दिनों तक जिद का ये खेल चलता रहता है और अंत में जब शबनम को लगने लगता है कि परिवार वाले उसकी शादी सलीम से नहीं करवाएंगे, तो वो सलीम से मिलती है और प्लान करती है कि अगर हम घर के सभी लोगों की हत्या कर दें तो फिर हम लोग शादी भी कर सकते हैं और पिता की पूरी जायदाद भी हमारी हो जाएगी। इसी के बाद शबनम और सलीम मिलकर तय करते हैं कि वो जहर देकर सभी की हत्या कर देंगे। प्लान फाइनल होने के बाद सलीम बाजार से जाकर जहर खरीदकर शबनम को दे देता है। इसके बाद शबनम मौके की तलाश में लग जाती है। 14 अप्रैल 2008 का दिन वो इस घटना को अंजाम देने के लिए चुनती है। इस दिन शबनम के 2 भाई घर से कहीं बाहर गए हुए थे। बड़े प्यार से शबनम अपने दोनों भाइयों को फोन करके कहती है कि आज आप कहीं बाहर मत जाओ, बल्कि रात में हमारे साथ ही खाना खाओ। बहन ने बड़े ही प्यार से भाइयों को बुलाया था, इसलिए दोनों भाई इनकार नहीं करते हैं और वापस घर आ जाते हैं। रात में शबनम अपनी मौसेरी बहन राबिया के साथ मिलकर खाना बनाती है और बड़े प्यार से सभी को खिलाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग बैठ जाते हैं। तभी शबनम पूछती है कि चाय कौन कौन पिएगा। चाय का नाम सुनते ही सभी लोग खुशी से कहते हैं कि हम सभी चाय पिएंगे। इतना सुनने के बाद शबनम किचन में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद चुपके से वो कुछ दिनों पहले सलीम द्वारा दिया गया जहर चाय में मिला देती है और परिवार के सभी सदस्यों को पिला देती है। चाय पीने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगती है और सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और जहर के असर की वजह से सभी बिल्कुल खामोश पड़ जाते हैं। संभवत सभी लोग तभी मर चुके थे।
मगर शबनम को तसल्ली नहीं होती है और वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सलीम को फोन करके बुलाती है और कहती है कि इन सभी को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर दो ताकि इसे लूटपाट का रंग दे दिया जाए। शबनम के कहने के बाद शबनम और सलीम मिलकर एक के बाद एक सभी लोगों के गले पर कुल्हाड़ी से वार करके खत्म कर देते हैं। 6 लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद सलीम शबनम के घर से निकलकर चुपके से चला जाता है। अभी सलीम को गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी शबनम का फिर से कॉल सलीम के पास आता है। शबनम कहती है कि फिर से वापस आओ क्योंकि अभी भी भतीजा अर्श जिंदा है जिसकी उम्र बस अभी 10 महीने थी। इस पर सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा और उसको तुम ही मार दो। इसके बाद शबनम फोन काट देती है और अपने हाथों से 10 महीने के भतीजे का गला दबाए रखती है जिस कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। शबनम के इस खुलासे के बाद आधिकारिक तौर पर शबनम और सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों पर हत्या समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मामला चलाया जाता है। मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहां लंबी सुनवाई के बाद शबनम और सलीम को मौत की सजा सुनाई जाती है। इस सजा के खिलाफ दोनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। वहां से भी उन्हें फांसी की सजा ही मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले को ही सही बताता है। जब अदालतों से शबनम और सलीम को कोई राहत नहीं मिलती है तो शबनम राष्ट्रपति से लेकर यूपी की गवर्नर तक मर्सी पिटीशन दायर करती हैं, मगर कहीं से भी शबनम को राहत नहीं मिलती है। 2021 में सभी जगह से मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि आजाद भारत के इतिहास में शबनम फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बन जाएगी, क्योंकि जेल में फांसी देने की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। मगर तभी शबनम ने एक बार फिर से रहम की भीख मांगते हुए उत्तर प्रदेश के गवर्नर के सामने मर्सी पिटीशन दायर कर दी, जिसे गवर्नर ने यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया। शबनम की इस पिटीशन पर अब तक सरकार की ओर से फैसला नहीं हुआ है। इस कारण आज भी शबनम फांसी की सजा के इंतजार में रामपुर के जेल में बंद है। वहीं शबनम का आशिक सलीम प्रयागराज के नैनी जेल में बंद अपनी सजा काट रहा है। इस पूरे मामले में एक और चौंका देने वाला खुलासा 2008 में ही तब हुआ जब शबनम को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल जांच में पता चलता है कि शबनम 2 महीने की गर्भवती है। दरअसल जब शबनम और सलीम का प्रेम 7वें आसमान पर था तभी दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। जेल में रहते हुए ही शबनम एक बेटे को जन्म देती हैं। 6 साल तक शबनम का वो बेटा जेल में ही रहता है। उसके बाद शबनम के कॉलेज के दिनों का एक दोस्त सैफी शबनम के उस बेटे को गोद ले लेता है। दरअसल सैफी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था जिसमें शबनम पढ़ती थी। सैफी के मुताबिक शबनम अक्सर बच्चों की कॉलेज में मदद किया करती थी। एक बार सैफी के पास भी पैसे नहीं थे और उसकी पढ़ाई छूटने के कगार पर आ गई थी, क्योंकि सैफी को मालूम था कि शबनम हर किसी की मदद करती हैं। इसी उम्मीद में उसने शबनम से मदद मांगी और शबनम ने उसकी फीस भर दी थी। इसी एहसान का कर्ज चुकाने के लिए शबनम के बेटे को सैफी ने गोद ले लिया और आज भी शबनम के बेटे को सैफी ही अपने बच्चों की तरह पाल रहा है। फिलहाल शबनम के उस बेटे की उम्र 15 साल हो चुकी है। शबनम के इस बेटे ने भी सरकार से मां की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में शबनम के मामले में सरकार और अदालत क्या फैसला लेती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।